ये भारत संविधान की विशेषता है। भारत के संविधान की विशेषता फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर? जी हाँ, अब बात सुनिए, अब बात सुनिए कि भाई भारत का संविधान जैसे ये बना दिया भारत संविधान। आप जानते नहीं लेकिन बहुत बहुत बड़ा डिजाइन होना है। एक तो छोटे डिजाइन होते हैं, एक बहुत बड़े डिजाइन, उन बहुत बड़े डिजाइनों में बहुत ऊंचा नाम आता है। ठीक है, अब देखो ये देख रहे हो भारत का कैसे, अरे क्या मतलब है यार, अब देखो भारत का संविधान लिखा लाइन में बना दिया, सो दैट बिल्कुल किताब लिखा ये लो भारत का संविधान। भाई ने जिस डिजाइन बनाया ना, ये मान लो कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है इस चीज को लेकर। ठीक है, कहीं चक्कर है, भाई ठीक है, इसका नाम है भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। यही है, ठीक है। और ये लिखा हुआ तो नहीं है इसके लिए सबसे पहले विश्वास सबसे बड़ा विश्वास सबसे बड़ा विश्वास सबसे बड़ा बड़ा लिखित संविधान ये। अच्छा एक चीज और विश्वास सबसे बड़ा संविधान पर लिखा हुआ है, एक चीज भारत के संविधान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस भारत का संविधान ही लिखा किसने, ये बताइए लिखा किसने? पूर्व पूर्व उम्मीद उम्मीद। चलो सबसे बड़ी चीज भारत का संविधान विश्वास सबसे बड़ा संविधान। और आखिर लिखित संविधान मैंने आपसे बात पूछा, मैंने बाकी सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आया, लेकिन सोचने के लिए आपकी समझने के लिए आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये भारत का संविधान लिखित संविधान। देखो बात क्या है कि जिस समय भारत आजाद हुआ इसका लॉजिक आप समझिए बहुत ध्यान से। जिस समय भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत देश की साक्षरता स्तर बेहद ही कम था। भारत देश ऐसा शिक्षित होने के मामले में सब बेहद ही पीछे पिछड़ा हुआ था। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान को यदि लिखित नहीं रखा जाता तो व्यक्ति इतने समझदार नहीं थे कि संविधान को फॉलो कर पाए। और दूसरी चीज हमारे ऊपर रास्ता ब्रिटेन का, और अब हम ब्रिटेन से एक अलग देश बनने जा रहे थे, तो यदि हम अपने संविधान को ब्रिटेन की तरह लिखित छोड़ देते तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर आज भी ब्रिटेन की परछाई है। उस चीज से हटने के लिए और अपने नागरिकों को एक बच्चा था उसने कहा कि लिखकर के आगे बात नहीं चलती, मतलब गांव की भाषा है, उसने गांव की भाषा में नहीं कहा। इसका मतलब लिखे हुए के आगे बोलने वाली नहीं चलती। वास्तविकता सच्चाई है कि भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की जुडिशरी क्या मांगती है? सबूत। सबूत बोलने से संविधान के सबूत, तो मेंटालिटी लोगों के अंदर अशिक्षित होने का इस वजह से संविधान को लिखना होने के लिए आगे नहीं सकता। अब संविधान को लिखा किसने? दो चीजें होती हैं, संविधान को बनाया किसने और लिखा किसने। अगर मैं आपसे संविधान को लिखा किसने पहला सवाल, और दूसरा सवाल संविधान को बनाया किसने अगला सवाल। बनाया किसने? बनाया किसने? मेरे बच्चे आपको ये मतलब आसान लगा, लिखा किसने बनाया किसने, दोनों ही चीजें आपको सेम लगती हैं। जब भी अगर मैं वास्तविकता में सही जवाब लोगों के सामने दूंगा तो बनाने का काम संविधान सभा ने किया, संविधान सभा ने किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, समझ आएगा संविधान सभा। और लिखा किसने अगर इस बात करूं तो सर दो बात आएंगी यहाँ पर, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, अब बात चलिए मेरे बच्चे इंग्लिश का जवाब पूछूंगा आपको सबको पता है। एक एक बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको हर एक को पता है कि सर जो इंग्लिश में लिखा है वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा लिखा है, रायज़दा प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, नारायण रायज़दा, रायज़दा इसलिए प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। आई बच्चे को पता है, दिल्ली के रहने वाले थे, कैलीग्राफर थे, बहुत अच्छी राइटिंग लिखा करते थे, एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास मोस्ट ऑफ द नेम ऑफ प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। लेकिन मेरे बच्चे बात इसी थी, मुझे चाहिए नहीं भाई समझ मत बताओ इंग्लिश में मुझे पूछना नहीं, इंग्लिश का उससे एग्जाम हो गया है वो बात करें हिंदी कैसे लिखा था बताओ। नहीं एक बच्चे को वीडियो को तुम हिंदी का बताओ, वीडियो का जवाब बताओ। अब ये हो गया चलिए बाबा विश्वनाथ की संधि बात है। ठीक है, अब आपकी वीडियो सही हो गई है, सवाल जवाब नहीं कोई चक्कर नहीं। आप इसे बच्चे सवाल जवाब नहीं, प्रश्न कांत वैद्य, प्रश्न कांत वैद्य इन्होंने लिखा है। समझ आई बात नहीं। अच्छा जो हमारा संविधान है हर एक पेज को एक अलग डिजाइन में रखा गया है, हर एक पेज को एक अलग डिजाइन में रखा गया है। जैसे मान लो संविधान का पेज है, ठीक संविधान का पेज है, तो जैसे पेज पे मार्जिन छोड़े गए हैं, लिखा तो नहीं लगाया गया है। ठीक है, लिखा तो क्या लिखा तो बहुत छोटी सी लगाया गया है। जैसे बात करो जैसे ये इसमें इस तरीके से डिजाइन बनाई है। अब जैसे तुम जानते हो डिजाइन भी आपको पता ही होगा। ठीक है, देख लो तो इस तरीके से करके बाकी डिजाइन बनाए फुल पत्ती करके, जैसे मेरी डिजाइन होता है इसी तरीके से आपके संविधान के बाकी से तरफ हर पेज पे ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं। ठीक है, और बीच वाले पोर्शन है इसमें लिखा गया है भारत का संविधान, भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान इस तरीके से लिखा गया है, ये डिजाइन किसने किया सर, ये डिजाइन बनाया किसने बनाया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मेरे डिजाइन बनाया तो दो लोगों ने, एक तो पूर्ण डिजाइन बनाया नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस। ठीक है, लेकिन जो प्रस्तावना डिजाइन का प्रस्ताव ये मतलब डिजाइन वो किसने बनाया? राम मनोहर सिंह, राम मनोहर सिंह, राम मनोहर सिंह, राम मनोहर सिंह। क्या समझ सकते हैं चीजों को आपको बताया गया? क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने अनुवाद किया? क्या ये बात सही है? राजेंद्र प्रसाद जी ने अनुवाद करने में सहायता करी है। संविधान जब आपका कंप्लीट किया गया था तो ये कंप्लीट हुआ था, अब राजेंद्र प्रसाद जी का नाम बाहर ले रहा हूं। जब संविधान आपका कंप्लीट हुआ था, जब संविधान आपका कंप्लीट हुआ था तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 उस दिन संविधान सभा के द्वारा इसके ऊपर सिग्नेचर किए गए। कंप्लीट करने पर संविधान सभा द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, संविधान सभा द्वारा हस्ताक्षर किए गए, कंप्लीशन पे द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो उसके ऊपर सबसे ऊपर जो हस्ताक्षर था, सबसे ऊपर सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस होता है पोस्ट का इस वजह से सबसे ऊपर किसके? राजेंद्र बाबू जी के, राजेंद्र बाबू हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र जी, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और उनकी भाषा में सब हिंदी भाषा में, इस वजह से कहा जाता है कि हिंदी का योगदान राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। आप चाहे एंड वाला सबसे नीचे किसके? फिरोज गांधी, एंड में किसके? फिरोज गांधी, फिरोज गांधी याद ठीक है बताओ। ठीक है समझ में आई बात? जितनी आपको बताइए मुझे आपसे बताओ। और मुझे आपको क्वेश्चन टोटल कितने हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, संविधान के द्वारा हस्ताक्षर टोटल कितने हुए थे? ठीक है, अब ये चीज अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे पूछ जाएगा मेरे हिसाब से इतना काम हो चुका है कोई संविधान से दे पाएगा। अब भारत का संविधान का निर्माण हो चुका है, भारत के संविधान का निर्माण हो चुका है, संविधान निर्माण कौन है? अब किसी प्रकार की कोई कहीं से कहीं से सब बीएन राव ने क्या किया? बीएन राव ने संविधान की सलाहकार थे, सुन बीएन राव संविधान की सलाहकार थे, संविधान के किसी भी एस्पेक्ट पर विदेशी संबंधों या किसी अन्य तथ्य लेकर किसी को सलाह चाहिए तो बीएन राव के पास आ सकते हैं। बीएन राव स्विट्जरलैंड में अपना काफी समय लगाया। ठीक है चलो ये नोट आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर तो इन 283 सिग्नेचर को 283 प्लस 1 का जाता है। इसके रीजन जैसा राजेंद्र प्रसाद जी ने बाद में सिग्नेचर किए थे भारत का प्रेसिडेंट होने के नाते, तो 283 प्लस 1 सिग्नेचर लिखे जाते हैं। तो 283 प्लस 1 सिग्नेचर लिखे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी सिग्नेचर को जोड़े तो अगर राजेंद्र प्रसाद जी सिग्नेचर को नहीं जोड़ेंगे तो 283 सिग्नेचर है, राजेंद्र प्रसाद जी सिग्नेचर को जोड़ेंगे तो 283 प्लस 1 सिग्नेचर नोट हो गया। ठीक है, बाकी जिस व्यक्ति ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं संविधान सभा के अनुसार। राम मनोहर जी का लिखा, राम मनोहर सिन्हा इनका सर नेम है भाई। ठीक है, संविधान सभा के योगदान किसका है? सभी का अच्छा योगदान, सभी का अच्छा योगदान। ठीक है चलो आगे बढ़ें, नोट आपके पास आगे। अब भारत के संविधान का स्वरूप देखिए, भारत के संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप स्वरूप होते स्ट्रक्चर, संविधान के स्वरूप होते स्ट्रक्चर। भारत का संविधान का स्ट्रक्चर वो कैसा है? फिर से बनाएंगे छोटा बनाएंगे पूरा। ठीक है, बिना परेशानी है, जिसको दिखाता हूं संविधान। तो भारत संविधान का स्वरूप है उस प्रकार से। सबसे पहले आपको देखिए प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रियम्बल सबसे पहले आपको देखिए प्रियम्बल प्रस्तावना। ठीक है चलिए, ठीक है एक बच्चा दिस प्लेटफॉर्म is not for English, not for English. I know that you are from English medium, but listen to me carefully. If you have any issue regarding this, please mention your issue. That's it, we are facing this issue, and I'll definitely work on that. And if you just come and say this platform is not for Hindi medium students, then how will I get to know this? What is your issue? And without knowing the issue, I can resolve this. Okay, so please have patience. I'm telling the most of the things in Hindi and English as well. What is here that you are unable to understand? इसे सारे देखो बाकी छात्रों की तरफ से डिमांड करते हैं। भाई मैंने इसके पहले आपको लिखा हुआ है कोई भी ऐसी चीज है जो दोनों भाषाओं में अलग अलग होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है।
लिखा किसने था? आई एम एबल टू रीड दिस, रूड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोल नहीं सकता मेरे भाई। आप संविधान का जो है वो दीजिए, संविधान का सबूत दीजिए, ठीक है? अब ये देखिए भाई, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सिग्नेचर, आई गेस यू नो सिग्नेचर, ठीक है? सेम चीज प्रस्ताव में स्ट्रक्चर स्वरूप, अब ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, ठीक है? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रस्ताव, ओके? प्रस्ताव में ये चीज आपको देखने को मिलेगी सीधा अनुसूची, which is not issue, which is not issue, अंडरस्टैंड? जी हाँ, ठीक है चलिए, ठीक है? इसको बोलिए भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां भाई? 8 अनुसूचियां, 8, ठीक है? पहले सिर्फ प्रारंभ में, इनिशियली, 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 लेकिन अभी वर्तमान में देखो, वर्तमान में, ठीक है? फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ये 12 हो चुकी हैं, प्लस 4 हो गई हैं, टोटल कितनी है 12? इसके बाद संविधान के अंदर प्रस्तावना अनुसूची 12 आती है, संविधान के भाग, संविधान भाग, संविधान भाग आते हैं, ठीक है? चलिए, संविधान के भाग आते हैं, और संविधान के भाग होते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कितने हैं? टोटल 22 है, प्रारंभ, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने? वर्तमान में प्रेजेंट कंडीशन दो तरीके से देख सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? दो तरीके से हम देख सकते हैं, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो क्रम के अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्रम का ऑर्डर, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और एक मेरे भाई इसको देख सकते हैं क्रम के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं नंबर या काउंट, काउंट बहुत ज्यादा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल होगी, काउंट। तो अगर क्रम के अकॉर्डिंग देखोगे तो आज की डेट में भी वो 22 ही है, लेकिन अगर संख्या के अकॉर्डिंग देखोगे तो 25 हो गए। ये जो भी संविधान के पार्ट है, संविधान के भाग है, उसको अगर आप समझेंगे तो हर एक पार्ट के अंदर कुछ अनुच्छेद होते हैं, हर एक पार्ट के अंदर क्या होता है? कुछ अनुच्छेद होते हैं, एक हर एक पार्ट के अंदर क्या होता है? कुछ अनुच्छेद होते हैं, और हर एक अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। अब ये आर्टिकल्स होते हैं भाई, इनके आर्टिकल ये कितने हैं गिनती में? इनका कोई सेम कंडीशन नहीं है सर। अगर हम इनको टोटल देखें तो दो तरीके से देख सकते हैं, सबसे प्रारंभ में कितने, प्रारंभ में कितने थे? सब 395, वर्तमान में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम, अब देखिए यहाँ प्रारंभ में लिखा है, वहाँ प्रारंभ में लिखा है, और यहाँ पे लिख देता है प्रारंभ को इनिशियल बोलते हैं, अब देख सकते हैं, ठीक है? वर्तमान, वर्तमान, ठीक है? चलो क्लियर जी? ये कितने से दो तरीके से देखा जा सकता है, काउंट, काउंट मतलब क्या होता है? ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है? संख्या के हिसाब से, काउंट की संख्या और ऑर्डर यानी क्रम, ऑर्डर यानी क्रम, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो काउंट के नंबर से ये कितने यार? 460 के समथिंग है, 460 के आसपास, ये बढ़ते करते रहते हैं, और अगर ऑर्डर के हिसाब से देखो आगे 395 है। इसका आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आएगा, ठीक है? 400 के 400 तक कोई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 400 तक लिखा है, मेरे हिसाब से 490 लोग तो कोई गलत है, क्योंकि पूछा जाता है कि इस डायरेक्ट ये चेंज होता है, ये डायरेक्ट चेंज होता है, अभी 300 तक को बैच हो गया, ठीक है? 300 तक को बैच हो गया, अगर वो प्रॉपर मान लिया कि 300 तक को हटाया तो नहीं, अगर चेंज होता है आर्टिकल बन जाएंगे, लेकिन क्रम के अकॉर्डिंग आगे 395, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 396वां संविधान का आर्टिकल कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मैंने मान के आपसे पूछा कि 396वां आर्टिकल कौन सा है, 396वां आर्टिकल कौन सा है, अगर मैंने पूछा 25 अगर मैं आपसे पूछा कि भाई 26वां कौन सा है, 25वां कौन सा है, ठीक है? तो आप नहीं बता सकते, ठीक है? आप नहीं बता सकते इसके अंदर 396वां आर्टिकल कौन सा है, 25वां कौन सा है, यू कांट टेल दिस, एंड द रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर है, जस्ट सिंपल, ठीक है? लॉजिकली आपको 396वां आर्टिकल है और 9 को 25वां भाग है, ये कैसे बने? सर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनके कुछ सब पार्ट्स बन गए, जैसे 4 आर्टिकल 4 संविधान बन गए, 4 बन गया, 9 बन गया, 9 बन गया, ठीक है? 14 था, 14 बन गया, ठीक है? इस तरीके से बन जाते हैं, इस तरीके से आर्टिकल बन जाते हैं, एंड आई गेस आपको समझ चुके होंगे। अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जाता है, भारत का संविधान भारत का संविधान को कैसा स्वरूप देता है? भारत का संविधान भारत का भारत को किस स्वरूप में दर्शाता है? स्वरूप में दर्शाता है, दर्शाता है। और ये है टिपिकल हिंदी, दिस इज टिपिकल हिंदी। तो अब मैं इस चीज को आपको इंग्लिश में बताऊंगा, बिकॉज़ दिस इज टिपिकल हिंदी। इसे आप देखेंगे, व्हाट नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है? वो किसी कैसे लिखा गया? सब वो लिखा गया अर्ध संज्ञा, अर्ध संज्ञा, अब अर्ध संज्ञा कैसा है? अर्ध संज्ञा यानी सब क्वासी फेडरल, ये काफी अच्छा है, इसको क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। अब क्वासी फेडरल कैसा संविधान होता है? एक ऐसा संविधान जिसमें राज्य तथा केंद्र को दोनों को शक्तियां प्राप्त हो जाए, शक्तियां या सत्ता, जहां सत्ता केंद्र व राज्य दोनों के पास हो, जहां सत्ता केंद्र व राज्य दोनों के पास हो, where the power is in both the hands, where the power is in both the hands, or where the power is in both the systems, center and state। चलिए आप समझिए क्वासी फेडरल आपको भी समझ ठीक से नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन देता हूं, वरना ये आगे भी आएगा जब मैं आपको आर्टिकल 246 यानी आर्टिकल 246 पढ़ाऊंगा, इट इज तब भी आएगी। बता रहा हूं इंडिया का जो नेचर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको क्वासी फेडरल बताया गया है, मतलब इंडिया के अंदर राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया इज हैंडल्ड बाय सेंटर एंड स्टेट एज वेल, सो दैट्स व्हाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज क्वासी फेडरल। सब बात संविधान जो डिजाइन बनाया उसमें कुछ डिजाइन ऐड नहीं किया जा सकता, आप अगर कोई मतलब संविधान की मेन कॉपी है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नोट हो जाएगा, बता देना एनी पर्सन मेकिंग नोट्स इन एनीवेयर बता सकता है। और क्या लगता है मौत चलिए मतलब मौत बता दीजिए, बहुत द हिंट्स क्या आगे अब इन द बोथ लाइंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट। चलो आई गेस ये आपने नोट कर लिया, राजीव दिलीप रानी नितेश पूजा नोट हो गई, शाबाश आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें आपको जानी तो इसके बाद आप देखो मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊं? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं प्रस्ताव, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाता हूं? प्रस्ताव, प्रस्ताव सबसे पहले पॉइंट बताने के लिए शेर हो गया होगा, ठीक है? प्रस्ताव सबसे पहले पढ़ने के लिए प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रस्ताव, संविधान प्रस्ताव, प्रस्ताव, संविधान के प्रस्ताव, डाल हेडिंग, ठीक है? अब बात की प्रस्तावना की इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जैसी देयर इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पीछे की बात समझिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से प्रश्न होगा, देखो मेरी बात सुनो, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की शुरुआत काफी पुरानी है, बात 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की तीसरी बैठक, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, थर्ड बैठक। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, उसके अंदर भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की गई, उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की गई, मैं क्या कर दी जाती है, पेश कर दी जाती है, पेश, उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की गई, उद्देश्य प्रस्ताविका को क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताविका को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आखिरकार क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यही इसीलिए आगे प्रस्तावना बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है? सब देश को दर्शाया जाता है, देश को दर्शाया गया था, कंट्री मेंशनड एज, कंट्री मेंशनड एज पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न संपन्न गणराज्य, गणराज्य, इंडिपेंडेंट सोवरेन गणराज्य रिपब्लिक, ये शब्द जो यूज किए गए थे भारतीय संविधान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जब ये उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की जाती है तो इसको क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कर दिया जाता है कब? 22 जनवरी 1947। अब उसी के बाद ये चीज क्या बन जाती है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही क्या बन जाता है मेरे भाई? प्रस्ताव, जब संविधान को प्रस्ताव नहीं, ठीक है? चलो क्लियर जी, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर है मुझे दिख रहा है कि बच्चे इंग्लिश लेकर कुछ बच्चे हिंदी लेकर बोल रहे हैं, बेटा मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बहुत छोटी सी बात है, बेटा क्या पहली बार पढ़ा है या फिर आप में से कितने छात्र जो आपसे पढ़ चुके हैं? जो बच्चा
सबसे पहले पढ़ चुका है वो क्लास 10 आपके क्लास 10 कभी ये नहीं करता ऐसे मत करो वैसे मत करो, या तो पहली बार पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं है, ये दो पॉइंट हो सकते हैं। मैं आप अभी भी इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इससे ज़्यादा बेटर पढ़ा रहा है, तो भाई मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई इससे बेटर पढ़ा रहा है तो आप बेटर पढ़िए, ठीक है? और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे हुआ, क्योंकि मैं आपको सारा नमस्कार करना चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई? हिंदी प्लस इंग्लिश आई एम डिस्क्राइबिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस एंड हियर यू विल नॉट फाइंड एनी समवन हू कैन डिस्क्राइब इन बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है मेरे भाई? ज़रूर बताइए। अभी बात को बता सकता हूँ, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब यहाँ पे बात आती है पारित, अब पारित कैसे किया और किसने किया? भाई अभी मैंने आपको बताया था, इसको पारित करने का काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, यानी संविधान सभा ने किया था, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद इन तीनों शब्दों का मतलब है वो भी आपको आगे समझाया जाएगा। क्लियर भाई? कोई समस्या? थैंक यू भाई, से आगे बढ़ते हैं, बिना किसी परेशानी के। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेमबल के बारे में, बात करते हैं प्रेमबल के बारे में। तो ये है बेसिकली आपकी संविधान की प्रस्तावना जो एग्जैक्ट प्रस्तावना है, ये वास्तविक प्रस्तावना है, संविधान की एक्चुअल प्रस्तावना का फोटो है, प्रस्तावना प्रस्तावना प्रेमबल ये है आपकी, ये प्रस्तावना प्रेमबल का वास्तविक फोटो है, ठीक है? चलो इसके ऊपर लिखी हुई बात को बहुत क्रूशियली समझना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित शब्द प्रस्तावना में प्रयोग में लाया गया है या नहीं, which of the following word is described in preamble or not, ठीक है? चलो बात समझ में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हम भारतीय लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है? लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विकास, विचार अभिव्यक्ति व विश्वास तथा उपासना और धर्म, ठीक है? उपासना की स्वतंत्रता, धर्म प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 10 अक्टूबर अपनी संविधान सभा ने आज तारीख 26 नवंबर 1949 में एफएफ के द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम को आत्मनिर्भर करते हैं। ये सब याद होगा आपको, अनुच्छेद याद होगा, ठीक है? अगर याद नहीं है तो इसमें पॉइंट जो रेड लाइन होती है ये आपको नहीं याद होनी चाहिए। अब एग्जाम में गलत नहीं पूछा सकता, लेकिन एग्जाम में कुछ आपसे डेफिनेशन एक बार पूछी जाती है कि निम्नलिखित जो पंक्ति है वो निम्नलिखित में से किस शब्द को विभाजित करेगी? बात समझो, इसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं जो आपको बताने चाहिए? सबसे पहले शब्द है प्रभुत्व संपन्न, शब्द लीजिए प्रभुत्व संपन्न, संपन्न इंग्लिश में बोलते हैं सोलन बोलते हैं, ठीक है? चलो इसके बाद समाजवादी, इसके बाद समाजवादी, समाजवादी इसको बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। इसके बाद पथनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष शुरुआत में इनका बहुत बार जुड़ा था, पथनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष शब्द आपने न्यूज़ डिबेट में इतनी ज़्यादा बार सुना है, शायद इतनी ज़्यादा बार आपने नाम नहीं सुना होगा, सेक्युलर, सेक्युलर, सेक्युलर। इसके बाद लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, इंडिया को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोला जाता है, लास्ट गणराज्य, और भी शब्द पूछो इसके अंदर लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन साथ में बता दीजिए, एक एक शब्द डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है ऐसा राष्ट्र, नेशन ऐसा राष्ट्र जो आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों पर अपने डिसीजन ले सके, जो आंतरिक व बाह्य मामलों में अधिकार रखता हो, अधिकार रखे, उसको कहलाता है नेशन, नेशन हैज राइट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, क्या कहलाता है सोवरेन कहलाएगा। समाजवादी जहां प्रत्येक वर्ग कल्याण की बात सोची जाए, जहां समाज का कल्याण का अवधारणा रखे, जहां राष्ट्र समाज का कल्याण की अवधारणा रखे, समाज के कल्याण की अवधारणा रखे, अवधारणा रखे, धारणा रखे, इसको क्या बोलते हैं? समाज के कल्याण की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर थ्योरी, वेलफेयर थ्योरी हम कभी सोशलिस्ट यानी पथनिरपेक्ष, जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म या पंथ ना हो, जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो, अपना कोई धर्म ना हो। देखो एक चीज होती है कि जो राष्ट्र अपना कोई धर्म ना मानता हो, ठीक है? मतलब जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो, इन दोनों शब्दों में अलग अलग दोनों की परिभाषा में फर्क है। एक बार मैंने कहा जो राष्ट्र जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो वो पथनिरपेक्ष कहलाएगा, और अगर मैं कहूं जहां सभी धर्मों को बराबर माना जाता हो वो धार्मिक सहिष्णु कहलाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है? एक होता है जहां पे सभी धर्म इक्वल है, इसका मतलब धार्मिक सहिष्णु है, ठीक है? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम या रिलीजियस नॉर्मल, ठीक है? या फिर रिलीजियस सोबर, ये शब्द यूज किया जाता है। और अगर वहां पे कोई दूसरे धर्म को सभी धर्मों के लिए स्थान नहीं है, किसी धर्म के स्थान में सारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म है तो ठीक नहीं है तो ठीक, उसको कहलाता है पथनिरपेक्ष कहलाता है। इसी पथनिरपेक्ष में धर्म शब्द नहीं यूज किया गया है, इस वजह से धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। अब बात ये है जिसका कोई धर्म ना हो, जाति ना हो, या फिर कोई और चीज ना हो, वो चीज कहलाती है सेक्युलर, ठीक है? A country having no religion, no group and no society is known as secular. लोकतंत्र जहां शासक, जहां नेता जनता द्वारा चुना जाए, जनता द्वारा चुना जाए, जहां जो शासक है वो जनता द्वारा चुना जाएगा वो कहलाएंगे लोकतंत्र कहलाएंगे। आगे चीज गणराज्य जहां राजा का बेटा या फिर इसको लिखेंगे जहां शासन वंशानुगत ना हो, अच्छा शब्द ये है, जहां शासन वंशानुगत ना हो, जहां शासन वंशानुगत ना हो, जहां शासन वंशानुगत नहीं, where the rule is not hereditary, where the rule is not hereditary, hereditary नहीं है, hereditary का मतलब होता है कि दूसरे वंश से चलता है, राजा का बेटा लीडर अपॉइंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, शासन का मतलब where the rule is not hereditary, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष ये होगा यूज करना, फटाफट से नोट करेंगे, बिना किसी परेशानी के। और इसके बाद बस एक पॉइंट आपका आज के लिए बचा है, उसके बारे में फटाफट चर्चा करेंगे। अब इसके आगे हम आगे बढ़ें, अब ये हो गया, ये बचा आप सबसे क्या पता जर्मनी हमें पता था, जर्मनी से आगे 3 राष्ट्र 3 राष्ट्र शासन लिया गया, तो क्या पता कैसे लिया गया। आगे बढ़ो, अब जब हमने प्रस्तावना के बारे में काफी कुछ पढ़ा, अब एक बात आती है, ठीक है? अब एक बात आती है कि सर ये जो प्रस्तावना है हमारी, ये जो प्रेमबल है हमारी, क्या ये संविधान का मूल भाग है या नहीं है? इस प्रेमबल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है? एक बात होता है क्या प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है या नहीं है? प्रस्तावना प्रस्तावना का आधार लिख लीजिए, प्रस्तावना लिख लीजिए, ये है इसमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य से संबंधित विवाद, संबंधित विवाद आप देख लीजिए विवाद, ठीक है? चलो ठीक है, केसेस विवाद होते हैं, केसेस कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताओ इससे रिलेटेड, ठीक है? चलो उन केसेस के अंदर सबसे पहला एक केस आता है बीरूवाई केस, बीरूवाई केस, बीरूवाई मामला। जो बीरूवाई मामले होते हैं कैसे होते हैं आपको शायद नहीं पता है, लेकिन ये जो होता है कोर्ट के अंदर केस जाते हैं वो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अभी बीरूवाई मामला था 1960 का, पता है बीरूवाई मामला 1960 का था। बीरूवाई मामले में कई सारे अलग-अलग तथ्य लिए जा रहे थे, बीरूवाई मामले में कई सारे अलग-अलग तथ्य लिए जा रहे थे। बीरूवाई एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है? बीरूवाई किसका? बीरूवाई एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है? क्या करना है इसके अंदर कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है संविधान का मूल अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है, संविधान का मूल अंग नहीं है, अंग नहीं है, बल्कि है इसको समझने की कुंजी है, बल्कि है इसको समझने की कुंजी है, इसको समझने की कुंजी है, समझने की कुंजी है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इन द बीरूवाई केस ऑफ 1960, इन द बीरूवाई केस ऑफ 1960 it was described that preamble is not part of Indian constitution, preamble is not fundamental part of Indian constitution. Basically the preamble is key to understand Indian constitution, basically the preamble is key to understand Indian constitution. तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना है वो समझने की कुंजी है कि यदि आप संविधान को समझना चाहते हो तो संविधान को पढ़ो, आपसे प्रस्तावना पढ़ो आपका काम चल जाएगा। ये बीरूवाई मामले में कहा गया और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको लगा होगा कि इसमें प्रस्तावना की जरूरत नहीं है भाई, इसमें प्रस्तावना को ही संविधान कहा गया है। अगर अन्य शब्दों में देखेंगे कि प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रस्तावना पढ़ो संविधान पढ़ लो, ठीक है? ये पहला
केस था। इसका दूसरा गोलकनाथ का केस है, दूसरा अलग कौन सा गोलकनाथ का केस आपको देखने को मिलेगा। गोलकनाथ का केस 1967 में आया था, गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस पंजाब स्टेट अगेंस्ट था, 1967 में आया था बेसिकली, ठीक है। 1967 में आपको गोलकनाथ का केस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल है, इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का मूल है, संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा है, फंडामेंटल सोल, फंडामेंटल सोल, फंडामेंटल सोल। तो अब ये कहा गया कि फंडामेंटल सोल का मतलब है कई तांत्रिक है, कोई ना कोई तांत्रिक जो ये आत्मा देख रहा है, भाई ऐसा नहीं है, वो इसलिए भाव प्रदर्शित कर रहा है। वो बता रहा है कि संविधान है हमारा, इस पूरे का भाव जो अपित किया हुआ है वो एक ही किया गया है, उसी पूरी आत्मा का वर्णन करके दैट्स बेसिकली बच्चों के साथ। तो ये सर्वमान्य स्टेटमेंट बन गया, इसके बाद स्टेटमेंट सर्वमान्य बन गया। एग्जाम ये पूछा जाएगा कि किस बात में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान के मूल आत्मा है, केस, लेकिन इसके बाद एक केस हुआ है, एक केस हुआ है, वो कौन सा? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। भारत के संविधान के लिए जो गोल्डन केस माना जाता है, केशवानंद भारती केस माना जाता है 1973 का केस था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का मूल है, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का मूल है, का मूल है, प्रस्तावना संविधान का मूल है, ठीक है। और इसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, इसमें ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा परिवर्तन संभव नहीं, ऐसा परिवर्तन संभव नहीं, ऐसा परिवर्तन संभव नहीं जो इसके मूल ढांचे को परिवर्तित करे, जो इसके मूल ढांचे को परिवर्तित करे, ढांचे को परिवर्तित करे, मूल ढांचे को परिवर्तित करे। इसका मतलब क्या है? Preamble is fundamental part of Indian Constitution. Preamble is fundamental part of Indian Constitution. Indian Constitution. And amendment is not possible. Isn't possible if it amend fundamental form. It amend fundamental form. Fundamental form. इसका मतलब क्या? मतलब वास्तविकता में जो संविधान निर्माताओं ने संविधान को भारत के लिए पेश करने की कोशिश की है, आप उसने बदलाव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हुआ क्या था, ये बात 1973 में इस टाइम पे इंदिरा गांधी आई थी रूलिंग में। अब इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, लोगों के सामने इस तरीके के केसेस प्रदर्शित कर रही थी, मतलब जो चाहे वो कर रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए उसने कहा कि भाई शुरुआत से कि लोकसभा का कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा, तो ये संविधान में नहीं है, संविधान में संशोधन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, संशोधन करके काम करें, मतलब संविधान में है नहीं, तुमने ऐसे ऐड किया और वही संविधान में कर दी, तो संविधान में मूल बात को बचाई नहीं है। एक और चीज है कि संविधान के अंदर मूल अधिकार है, उनको आप हटा नहीं सकते, वंचित नहीं कर सकते। अब वही केस बनाती है कि अगर वंचित करना है तो करो, और सुपारी पार्टी गवर्नमेंट जो चाहिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर पाएगी, तो जिस वजह से मामला खराब हो गया और अभी लंबे समय चलता रहेगा। तो जो हमारे संविधान निर्माताओं संविधान बनाया था वो ऐसा बच ही नहीं पाता। इस वजह से केशवानंद भारती ने एक केस किया जो केरल का केस था, जो केरल का केस था, इस वजह से इसको कहा जाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राष्ट्रवाद, केशवानंद भारती वर्सेस केरल नेशनलिस्ट एक्ट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन है, बट ये केस निकलने वाला डिसीजन है, तो इसमें चीज है प्रस्तावना संविधान को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या चेंज नहीं कर सकते? वास्तव में चेंज किया जा सकता है, उसका भाव चेंज सब भाव समझ लेगा। एग्जांपल जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने अपनी हाथ मान लो ये मतलब जो नाम है, ठीक है। तो मैंने इसे कहा ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। दूसरी लाइन में मैंने कहा ही इज नॉट ए बैड बॉय, वो बेकार लड़का नहीं है, तो मतलब अच्छा लड़का है। तो मूल भाव चेंज नहीं हुआ, भाव अभी भी वही है। तो यही चीज अगर संशोधन करोगे शब्दों में तो मूल भाव परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसका करना ही क्यों है? मत करो ना, करना इसलिए क्योंकि फोकस किया जाता है किसी चीज पर, एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। पहले मैंने कहा वो अच्छा लड़का है, ऐसा वजह से मैं जनरल सेंस बात कर रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा कि वो एक बुरा लड़का नहीं है, तो मतलब हमें बताओगे बहुत अच्छा है, बुरा लड़का कोई मतलब नहीं हो सकता। तो ये होता है फोकस करने के लिए। तो अगर क्या करेंगे, क्या आज तक प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ, तो संशोधन करना पड़ा था, संशोधन करना पड़ा था, और इस संशोधन नहीं तो अमेंडमेंट था, ये करना पड़ा 1976 में, कब करना पड़ा 1976 में करना पड़ा। अब वो कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन,